हेलो इंजीनियर्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। तो यहाँ पे हमारा पहला लेक्चर आ गया है वन शॉट का, जो कि हमारा कौन सा है, आपका अप्लाइड केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे तो आपको डिफरेंट टाइप की मिलेंगे अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए। और वो इसको 3 से 4 लेक्चर में आपका पता नहीं क्यों इतना लंबा पढ़ा रहे हैं। बल्कि इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर आप सिलेबस देखो, जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है उत्तराखंड पॉलिटेक्निक के लिए, तो वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना साइड में। तो आप यहाँ पे देखो तो आपको सिर्फ आपको 3 यूनिट आपको पढ़नी है। अब आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का आपको सिर्फ 3 यूनिट पढ़नी है, तो मैं आपको सिर्फ उतना ही पढ़ाऊंगा यहाँ पे। और आप अगर आपके उत्तराखंड पॉलिटेक्निक से हो या फिर आप बीटी यूपी यानी कि यूपी से हो, आप कोई भी पॉलिटेक्निक से हो, चाहे आप राजस्थान से हो, पंजाब से हो या फिर हरियाणा पॉलिटेक्निक से हो, तो वहां पे जितना भी सिलेबस होता है वो 95% आपका सेम ही होता है, 90 से 95% सेम होता है। तो उसकी टेंशन मत लेना यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बिल्कुल आपको इजी लैंग्वेज में समझाएंगे। और मैं सभी स्टूडेंट से एक बात कहना चाहूंगा, ये मैटर नहीं करता कि आप 10th के बाद अपना पॉलिटेक्निक कर रहे हो, आप फर्स्ट सेम का, या फिर आपने 12th बेस पे अपना करा है। देखो आपका डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट अभी इस लेक्चर को देखेंगे, चाहे वो आपके 10th बेस से आए हो पॉलिटेक्निक में, या फिर उन्होंने 12th में आपके आर्ट्स से करी हो या फिर कॉमर्स से करी हो, तो वो भी कई बार पॉलिटेक्निक करते हैं। तो मुझे सबको माइंड में रखते हुए ना आपको यहाँ पे बेसिक से पढ़ाने सारी चीजें। और अगर आपने 11th 12th में चीजें पढ़ी है लेकिन आप भूल चुके हो, तो उसकी टेंशन आप मत लेना, यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक चीज कहूंगा आपको, फर्स्ट सेम के स्टूडेंट हो अगर आप, तो ना यहाँ पे जो जो चीजें आपको बताऊंगा उन सब चीजों को आपको ना यहाँ पे नोट डाउन करने की जरूरत है, तभी आपको बाद में रिवीजन में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला आता है जो नाम हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब कोई परमाणु है उसका हमें स्ट्रक्चर के बारे में जानना है। एटम मतलब समझते हो क्या है। एटम मतलब वो सबसे स्मॉल पार्टिकल जिसे हम अब तक मानते थे, 10 तक हम उसे ऐसे ही मानते थे, 10 तक नहीं, बेसिकली जो 9th में आपका आया था ना सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उससे पहले हम क्या करते थे, जो हमारा सबसे छोटा जो हमारा पार्टिकल होता था वो एटम होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारे चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि हमें एटम्स के बारे में पढ़ना है। आपने सबसे पहले ये चीज सुनी होगी ना कि सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है वो एटम्स होता है, लेकिन एटम्स होता है ऐसा नहीं है। सबसे छोटा उससे भी ज्यादा छोटे कुछ होते हैं, और वो कौन से होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि होते तो एटम के ही पार्टिकल्स हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा छोटे जो होते हैं वो होते हैं आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ। जैसे कि आपका ये कोई आपका एटम है, इसके अंदर आपको यहाँ पे ना न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ पे उसमें इसको एन से लिखता हूँ, और यहीं पे आपके जो है प्रोटॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस के अंदर आपका न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ पे प्रोटॉन कहाँ होगा आपका, प्रोटॉन आपका सेंटर में होगा। न्यूक्लियस क्या होगा, न्यूक्लियस की चारों ओर जो चक्कर मारेगा ना उस वो आपका इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन कभी भी ना आप देखो तो आपके जो ऑर्बिट्स होते हैं, बेसिकली अभी हम ऑर्बिट कह रहे हैं लेकिन आगे हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के आसपास घूमता है। अब वो कैसे घूमता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल मतलब जो बेसिक स्मॉल सबसे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वही यहाँ पे है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एटम्स कंसिस्ट ऑफ 3 प्राइमरी पार्टिकल्स, यानी कि जो 3 मुख्य जो पार्टिकल्स होते हैं एटम्स के अंदर वो कौन से होते हैं। मतलब सबसे छोटा जो हमारा पार्टिकल होता है वो एटम होता है। अब उसके अंदर हमें और स्टडी करनी कि उसके अंदर कौन से पार्टिकल प्रेजेंट है, तो वो आपके कौन से हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पे याद रखना प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज है आपके उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन के अंदर आपका नेगेटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन मतलब नेगेटिव कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है इनसाइड एन एटम, यानी कि एटम के अंदर देयर इज अ न्यूक्लियस, यानी कि ये सेम आपका एक एटम है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये आपका क्या है, ये आपका एटम है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसके अंदर आपका पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन आपका प्रेजेंट है, और न्यूट्रल चार्ज यानी कि आपका न्यूट्रॉन आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट, यानी कि वो फिक्स्ड ऑर्बिट होता है उनका, कि वो वहां वहां घूमते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं भी घूमते हैं। आपको बाद में ये सारी चीजें पता चलेंगी, अभी तो फिलहाल आपको ये सब चीजें पढ़नी है। यहाँ पे इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे दे रखे हैं, तो उनके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे कि आपका पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका चार्ज कितना है, इनका मास कितना है, और डिस्कवर किसने करा। अब देखो यहाँ से ना आपके 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे पूछ सकता है कि चार्ज बताओ आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन का, किसी भी एक का पूछेगा, 2 नंबर के लिए पूछेगा। यहाँ पे मास पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकता है कि डिस्कवर किसने करा। यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज क्या है, -1.6 × 10⁻⁻19, और ये जो सी देख रहे हो ना ये एक्चुअल में कूलाम्ब है।
इसको हम कूलाम के टर्म में डिफाइन करते हैं। मास यहाँ पे कितना है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻³ kg। और डिस्कवर आपको पता है किसने करा था, जे थॉमसन ने। अब जे थॉमसन ने आपका कौन सा मॉडल दिया था, आपको मालूम है ये चीज? आपको अगर 9th में चीज पढ़ी होगी ना आपने, तो वाटरमेलन मॉडल उन्होंने एक दिया था, जिनमें उन्होंने कहा था कि जो आपके तरबूज जो है ना, उसके अंदर जो आपका ब्लैक पार्टिकल्स है वो आपके इलेक्ट्रॉन है, और जो आपका पूरा रेड मास है वो आपका कौन सा है, वो आपका प्रोटॉन है। बट ये थ्योरी आगे जाके गलत निकली। तो लेकिन हमें इतना पता चल गया कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो डिस्कवर किसने करा, थॉमसन ने। अब यहाँ पे अगर हम प्रोटॉन की बात देखिए, प्रोटॉन तो इसका चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस है। इसका मास कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको किसने फाउंड किया था या फिर डिस्कवर किया था, रदरफोर्ड ने। अब यहाँ पे आप इनका मॉडल का नाम सुन लो। इनका जो मॉडल था रदरफोर्ड का, गोल्ड फॉइल, आपका गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था इनका। और इसी एक्सपेरिमेंट को हम अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। इनमें उन्होंने क्या करा था इस मॉडल में रदरफोर्ड ने क्या करा था कि उन्होंने एक गोल्ड की पतली सी शीट ली थी, उसके आर पार आपका जो आपके अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, जो आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं, उनको पास आउट कराया था। तो वहां पे ना क्या हुआ था कि 99.9% जो आपके पार्टिकल्स है ना, वो डेविएट कर जा रहे थे, मतलब वो टकरा रहे थे गोल्ड फॉइल से, और फिर किसी और पाथ में आपका भटक जा रहे थे, या फिर आपका वो डेविएट हो रहे थे, दूसरी और जगह चल जा रहे थे। और इसमें क्या था कि आपका 1% पार्टिकल ऐसा था जो सीधे स्ट्रेट जाके वापस टकराया, मतलब टकरा के वापस बैक आया। तो वो आपका जो पार्टिकल था ना, वो क्यों टकराया, क्योंकि वहां पे क्या था, डेंस न्यूक्लियस प्रेजेंट था। मतलब न्यूक्लियस तो सारी जगह प्रेजेंट थे, जिसकी वजह से जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो आपके रिपेल हो रहे थे या फिर टकरा के दूर जा रहे थे। और ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ये आपको पता है। और हमारे न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना, क्योंकि वहां पे न्यूट्रॉन तो आपका न्यूट्रल है वहां पे। तो आपका पॉजिटिव से जब पॉजिटिव टकराएगा तो वो रिपेल ही होगा। ये चीज आपने पोल्स में देखी होगी ना, मैग्नेट में अगर नॉर्थ पोल को लाओगे तो वो आपस में रिपेल करते हैं, मतलब आपस में चिपकते नहीं है। तो सेम उसी केस में हुआ था आपके रदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल के एक्सपेरिमेंट में। तो वहां से ना उन्होंने एक चीज, उनका ड्रॉबैक ये आया कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए, कि मतलब अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर वो आर मतलब आपके न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, तो एक टाइम बाद तो वो आपका मतलब एक थ्योरी है हमारी, उसके अकॉर्डिंग वो तो आपके न्यूक्लियस में आपका मिल जाना चाहिए, मतलब उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो आपके न्यूक्लियस में ना आपका घुल जाएगा एक तरीके से। बट उन्होंने ये चीज को बता नहीं पाया कि इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेबिलिटी को कैसे मेंटेन करता है। तो ये आपका मॉडल फेल हो गया, रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट और जे थॉमसन का आपका वाटरमेलन वाला एक्सपेरिमेंट, ये आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, उससे पहले हम इसका चार्ज देख लें। तो ये आपका न्यूट्रल है, तो यहाँ पे 0 चार्ज आएगा। यहाँ पे इसका जो आपका मास है कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब देखो पॉइंट में आ गई है, थोड़ा डिफरेंट थे, बट मैंने 1.6 ही लिया है दोनों को। और यहाँ पे डिस्कवर किसने करा था, चैडविक ने। आप यहाँ पे नाम जरूर पढ़ लेना। आपका इलेक्ट्रॉन का किसने करा था, जे थॉमसन ने। आपका प्रोटॉन का किसने करा, रदरफोर्ड ने। और आपका न्यूट्रॉन का किसने करा था, आपका चैडविक ने। इन चीजों को आपको समझना है, इनको नोट डाउन जरूर करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ, अगर पेपर में बैक आएगी ना तब मत बोलना, अप्लाइड केमिस्ट्री में बैक आती है, इसको हल्के में मत लो। चाहे आप लेटर लेंटर से हो, चाहे आप 10th बेस करके आए हो, और या फिर आपने 12th में आर्ट्स थी या फिर कॉमर्स थी, वो डिपेंड नहीं करता है यहाँ पे। अब इसके बाद हमें जितना सिलेबस में पढ़ना है, इसके अकॉर्डिंग हमको अब क्या पढ़ना है, इसके अलावा आपको अफबाउ प्रिंसिपल पढ़ना है, हंट्स रूल पढ़ना है, पॉलिस प्रिंसिपल पढ़ना है, और आपका हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल, वो मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा। कोई टेंशन नहीं है यार, एकदम बिंदास होके, मतलब आराम से आप जो यहाँ पे समझा रहा हूँ उस चीज को आप सुनो, और इसको आप लेक्चर के फॉर्म में रिकॉर्ड करो। बस इतना ही करना है आपको, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। अब यहाँ पे ना अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे तो आपको इनको नोट डाउन करना है, बट अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब यहाँ पे आपने जो फंडामेंटल पार्टिकल्स थे उनके बारे में आपने पढ़ लिया था। अब यहाँ पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होने वाला है। अगर आपने इस चीज को नहीं समझा तो आप जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको आप कर ही नहीं पाओगे कभी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अगर आप इसको समझ लेते हो और अगर आप इसको रिवाइज कर लेते हो या फिर दोबारा, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहां से आपका 5 से 6 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है वो आप आसानी से कर लोगे। तो यहाँ पे आपका क्वांटम नंबर्स बेसिकली है क्या, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो हमें ये तो पता है कि प्रोटॉन और आपका न्यूट्रॉन आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का पता करना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूरी जो स्टेबिलिटी होती है ना वो इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है एक एटम की। तो यहाँ पे हमें एड्रेस पता करना है आपके इलेक्ट्रॉन का। अब इसको एक स्टोरी से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप एक कोई पर्सन हो, अभी जो आप
देख रहे हो ना, जो भी आप देख रहे हो अभी, तो आप मान लो एक पर्सन हो, आप एक्स हो जैसे कि, अब आप कहाँ पे रहते हो, अगर मैं आपसे एड्रेस पूछूं कि आप रहते कहाँ हो, तो आप क्या बोलोगे? मैं आपका, मान लो आप आपके उत्तराखंड के आपके स्टेट पे रहता हूँ, यानी कि आपका जो स्टेट है वो आपका उत्तराखंड है, यूके में हम रहता हूँ। अब उत्तराखंड में आप कहाँ रहते हो? उत्तराखंड में आप किसी जिले में रहते होगे, मान लो आप रहते हो देहरादून में। यहाँ पे आप मान लो कि आप रहते हो देहरादून में, और मैं अगर आपसे पूछूं कि आप देहरादून में कहाँ रहते हो, देहरादून में कहाँ रहते हो, ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उत्तराखंड में आप देहरादून में कहाँ रहते हो, एग्जैक्ट पोजीशन बताओगे ना, आप अपनी लोकेशन बताओगे। तो देहरादून में आप रहते हो, आप मान लो क्लॉक टावर पे, क्लॉक टावर के आसपास रहते हो, ऐसे आप बताओगे। तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है उसकी भी कुछ लोकेशन ऐसे ही होती है, उसकी लोकेशन ऐसे नहीं होती है कि बस यहाँ पे कोई आपका, जैसे कि आपका कोई एटम है और यहाँ पे न्यूक्लियस है तो उसके आसपास आपको यहाँ पे मिल जाएगा या फिर शायद यहाँ पे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। उसकी एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है या फिर एक फिक्स्ड प्लेस पे वो रहता है। तो जो आपका उत्तराखंड है, जैसे कि आप हो, तो ये आपका शेल नंबर है। आपका जो आप उत्तराखंड में कहाँ रहते हो, ये आपका देहरादून में रहते हो, तो ये आप सब शेल है। और आपका क्लॉक टावर के आसपास आप रहते हो, तो ये आपका कौन सा है, ऑर्बिटल। ये आपका इलेक्ट्रॉन का बता रहा हूं मैं, ये एग्जांपल से, अगर आपको समझ आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं यार। अभी इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ इन सारी चीजों को। पहले इन सबको यहाँ पे जरा मैं इरेज कर दूं। ओ, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा इरेज हो गया है, ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, बट चलो कोई नहीं, यहाँ पे मैं आपको इजी लैंग्वेज समझाता हूँ। तो देखो, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है, ये आपका बताता है कि आप कौन से स्टेट में हो, मतलब आप किस राज्य में हो। वैसे ही आपका जो ये दर्शाता है, इट रिप्रेजेंट शेल अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि आपका कोई, अगर आपका एटम है मान लो और ये आपका न्यूक्लियस है ना, तो ये आपका बताता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स कि ये आपका कौन से शेल में है। आपने कभी 9th में चीज पढ़ी है, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, या आपने कभी ना कभी तो पढ़ा होगा यार, मैं इतना मान के चल रहा हूँ 9th तो करके आए होंगे ना। डिप्लोमा करने के लिए आपको 10th बेसिस पे आना पड़ता है, तो आपने 10th करने से पहले आपने 9th तो पढ़ी होगी, ऐसा तो कोई है नहीं इसने डायरेक्ट 10th करी है। तो यहाँ पे जो आपके डिफरेंट टाइप के शेल होते हैं ना आपके न्यूक्लियस में, जैसे कि आपके के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, तो यहाँ ये आपको बताता है कि कौन से शेल में आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट है। अभी हमें सिर्फ क्या पता चला, अभी हमें सिर्फ ये पता चला कि कौन से शेल में, अभी हमें कौन से सब शेल में है और सब शेल के अंदर कौन से आपके ऑर्बिटल में, वो पता करना जरूरी है। तो यहाँ पे आपका क्या पता चलता है कि आपका जो के एल एम एन शेल है, इनमें आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पे सेम दे रखा है कि आपके जो क्वांटम नंबर्स है उसको हम एन के टर्म में आप उसे डिफाइन करते हो। अगर आपका पहला शेल है, जैसे कि आपका अगर एन वन है, तो आपका वो कौन सा शेल होगा, आपका वो के शेल होगा। जैसे कि अगर आपका ये वाला शेल है, तो ये आपका के होगा, ये आपका के एल होगा, ये आपका कौन सा होगा, एम होगा, और ये आपका कौन सा होगा, एन होगा। ये आपका के एल एम एन शेल हम इसे आपका दिखाते हैं। अब कोई स्टूडेंट ये सवाल पूछेगा मुझसे कि इनको हम के एल एम एन क्यों कहते हैं, तो मैं आपको सीधा सा एक जवाब दूंगा कि ये जो आपका बोर्ड है ना, या फिर जो आपका मार्कर है, इसको हम मार्कर ही क्यों कहते हैं, मतलब इसके पीछे कुछ थ्योरी होगी। तो हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ थ्योरी तो होती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि ये मार्कर है, तो इसको हम मार्कर क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे हम बोर्ड पे लिखते हैं। ये तो इसका कोई सही जवाब नहीं हुआ, मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ थ्योरी होगी ना कि इसका नाम एम से क्यों शुरू हुआ, इसको हमने मार्कर ही क्यों कहा, इसको हमने डस्टर क्यों नहीं कहा। तो हर चीज के पीछे थ्योरी होती है। अगर आपको थ्योरी पढ़नी होगी तो ऐसा करना, पॉलिटेक्निक छोड़ दो और बीएससी करना। बीएससी में आपको ये चीजें अच्छे से पता चल जाएंगी यार। यहाँ पे ना सिर्फ आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको चीजें समझनी है, आपको डेप्थ में नहीं जाना है, आपको चीजें समझनी है। तो ये आपको पता चल गया कि अगर आपका एन जो है, अगर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका एन है, आपका 1, तो वो आपका कौन सा शेल होगा, आपका के शेल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1। आपका एल शेल जो होगा वो आपका दूसरा होगा, एम आपका तीसरा होगा, और जो आपका एन होगा वो चौथा होगा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इतने बेसिक में तो यार कोई यूट्यूबर नहीं बता रहा, मैंने पूरे चेक कर चुका हूँ। तो यहाँ पे आपका जो शेल है, पहले आपका क्या है, स्टेट है, फिर डिस्ट्रिक्ट है, फिर टाउन है। वैसे ही आपका पहले शेल है, फिर सब शेल है, फिर आपका ऑर्बिटल है। कि एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑर्बिटल में होता है, बट उसका हमें बताना पड़ता है ना एग्जैक्ट लोकेशन। तो पहले हम शेल बताते हैं, फिर सब शेल, फिर आपका ऑर्बिटल। तो यहाँ पे इन सब चीजों को आपको नोट डाउन जरूर करना है, या तो फिर वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब देखो, यहाँ पे आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो पढ़ लिया था। अब यहाँ पे जो दूसरा क्वांटम नंबर जो आपका आता है वो है अजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। मैंने क्या कहा, पहला आपका कौन सा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा आपका कौन सा, अजीमुथल क्वांटम नंबर। अब देखो, हम यहाँ पे आपके माइंड में ये चीज आई है कि हमने क्वांटम नंबर पढ़ क्यों रहे हैं। एक्चुअल में हमें अगर इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन का पता करना है,
तो हम सबसे पहले इन सब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जब पढ़ेंगे ना, तब जाके हमें जो लास्ट में जब इन चीजों को हम जब समराइज करेंगे, एक साथ हम इन्हें ज्वाइन करेंगे, तब जाके हमें इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन का पता चलेगा। इसलिए हम आपका अजीमुथल क्वांटम नंबर, इसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, उसके बाद आपका स्पिन क्वांटम नंबर, ये सब चीजें आपस में लिंक है। तो अगर आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं समझा तो आपको ये आगे समझ नहीं आएगा। और मैं आपको बता दूं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से डिनोट करते थे ना, तो हमें अगर पता करना है कि जैसे कि हमारा के शेल है, तो उसमें आपके कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये आपने 9th में पढ़ा होगा ये फॉर्मूला कि 2n का स्क्वायर। 2n का स्क्वायर आपने ये चीज पढ़ी है। जैसे कि आपका मान लो कि आपका अगर जो शेल नंबर है वो आपका 1 है, मैंने क्या कहा, शेल नंबर, मैंने सब शेल यहाँ पे कुछ नहीं कहा, अभी मैं अभी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपका मान लो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आती है, इसकी वैल्यू अगर आप यहाँ पे 1 लिखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 है, तो आपका 2 आंसर आएगा। यानी कि आपका जो के शेल है उसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर यहाँ पे 1 की जगह 2 कर दें तो यहाँ पे 2 2 या 4, 4 2 या 8, यानी कि आपके दूसरे शेल में आपके आपके 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहाँ पे अगर इसकी जगह 3 कर दिया तो वो क्या होगा, आपका 3 का स्क्वायर आपका 9 होगा, 9 2 या 18, तो आपका यहाँ पे 18 होगा। आपका एम शेल में आपका 18 इलेक्ट्रॉन होंगे और सो ऑन। अगर आपको 5वें शेल का पता करना है, 6वें का पता करना है, तो ये आपके लिए बेसिक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम आपके अजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसको हम एल से करते हैं और प्रिंसिपल को हम एन से करते हैं। ये चीज का आप ध्यान रखना, इसलिए कह रहा हूँ इन सब चीजों को ना नोट डाउन करो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट रिप्रेजेंट सब शेल प्रेजेंट इनसाइड अ शेल। यानी कि मैंने आपसे क्या कहा था, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो किसी राज्य के, किसी जिले के, किसी शहर में रहता है, तो सेम आपका इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही है, वो किसी शेल के, किसी सब शेल के, किसी ऑर्बिटल में होगा। यानी कि उनके, आपका जो शेल है उसके अंदर एक सब शेल आता है, उसके भी अंदर एक ऑर्बिटल आता है, वहां वो घूमता है। तो इन चीजों को आपको ना ढंग से समझना है, इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि पहले आपका स्टेट होता है, उसके अंदर आपका जिला आता है, उसके अंदर आपका शहर आता है। इस तरीके से आप इसे समझो। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल, यानी कि अगर आपका कोई शेल है, मान लो आपका स्टेट है, उसके अंदर आपके कितने जिले हैं, तो वो आपको कैसे पता चलेगा। सेम ऐसी तरीके से वैसे ही आपका जो शेल है उसके अंदर आपके कितने सब शेल है, वो आपको कैसे पता चलेंगे। आपका कोई शेल है, उसके अंदर कितने सब शेल है, तो वो डिपेंड करता है शेल नंबर पे। यानी कि अगर आपका शेल नंबर जैसे कि आपका m है, तो आपका शेल नंबर आपका कितना है, 3 है, KLM, यानी कि तीसरा आपका शेल नंबर है, तो इसके अंदर उतने ही सब शेल आपके प्रेजेंट होंगे। इसका आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे आपका K होता है तो आपको यहाँ पे एक सब शेल होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जितना आपके शेल होंगे ना, जितना आपका शेल नंबर होगा उतना ही आपका सब शेल वहां पे होगा। मतलब आपका जो शेल नंबर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका सब शेल। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। तो ये मैंने आपको समझा दिया। फिर से एक बार, अगर किसी को समझ नहीं आया है, तो अगर आपको नंबर ऑफ सब शेल पता करना है किसी शेल के अंदर, कि मतलब कोई इलेक्ट्रॉन या फिर कोई एटम है ना, उसके अंदर अगर शेल है, उसके अंदर कितने सब शेल है, तो वो कैसे पता करेंगे, उसके शेल नंबर से। जैसे कि आपका m सब शेल है या फिर n सब शेल, आप मान लो यहाँ पे n को हम लेते हैं, आपका n आपका शेल है, तो इसके अंदर कितने सब शेल होंगे वो आपको कैसे पता चलेगा, वो इसके आपका शेल नंबर से। शेल नंबर हमें कहां से पता चला था, आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। इसका शेल नंबर कितना था, याद करो, KLMN, यानी कि 4 था। तो इसके अंदर आपके 4 ही सब शेल होंगे। और 4 सब शेल कौन से हैं, अब हम जरा उनके पास नजर डालते हैं। तो यहाँ पे आपका अगर K शेल है तो उसके अंदर आपका एक ही सब शेल होगा और उसको हम S नाम से जानते हैं। अब ये कोई मत पूछना कि हम इसे S ही क्यों कह रहे हैं, हम इसे ABC क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना जिन्होंने ये चीज आपको थ्योरी वगैरह प्रोवाइड करी है उन्होंने यही चीज इस्तेमाल करी। यार तो मैं कैसे यहाँ पे A लिख दूं, B लिख दूं। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया कि अगर K शेल है, यानी कि आपका पहला शेल है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, तो आपका अजीमुथल में आपका एक ही होगा। अगर आपका L शेल है तो उसके अंदर 2 सब शेल होंगे। क्यों, क्योंकि ये दूसरे नंबर का है। तो यहाँ पे 2 जो सब शेल है वो कौन है, S और P। आप अगर आपको आपने 11th में केमिस्ट्री पढ़ी होगी ना, अब आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ से कुछ चीजें याद आपको आ रही होंगी। अब यहाँ पे अगर M है, यानी कि तीसरा शेल है, तो उसके अंदर 3 ही सब शेल होंगे, यानी कि आपका S, P और D। और अगर आपका N है, यानी कि चौथा अगर आपका शेल है, तो उसके अंदर 4 सब शेल होंगे, S, P, D और F। अब यहाँ पे SPDF आपको सिर्फ इतना जानना है कि ये आपके सब शेल है। जो आपको यहाँ पे आप SP, D और F दिख रहा है ना, ये आपका सब शेल को डिफाइन कर रहे हैं। यानी कि आपका जो सब शेल है आपके शेल के अंदर, उनको ये दर्शा रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा था ना, N के अंदर आपका चौथा मतलब चौथा वाला शेल है। अगर N आपका चौथा शेल है तो इसके अंदर आपके 4 ही सब शेल होंगे। वो कौन से होंगे, SPDF। अगर यहाँ पे M होता है तो 3 आता आपका शेल, तो सब शेल कितना आता, 3, SPD। और वैसे ही आपका L आता तो आपका 2 आता वहां पे,
और यहाँ पे आपको जो सब शेल होता है वो एस और पी आते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया इजी लैंग्वेज में। अब जो एस, पी और डी और एफ है, इनका कुछ शेल नंबर है। जैसे कि आपका के, एल, एम, एन, इनका कुछ शेल नंबर था। जैसे कि आपका के, एल, एम और एन था ना, इनका शेल नंबर क्या था, 1 2 3 4। वैसे ही आपका जो सब शेल है, इनका भी एक शेल नंबर है। इतना आपको याद रखना है। ये चीज है ना आपस में लिंक, आपको अभी नहीं लग रही होगी लिंक, लेकिन बाद बाद में आपको लिंक होगी ये चीजें। जो आपका शेल नंबर जैसे कि एस है, इसका 0 है इसका शेल नंबर, आपका पी है उसका 1 है, डी है इसका 2 है, और आपका एफ है इसका 3 है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला दे रखा है आपको, सिंपल सा ही फॉर्मूला है। आपको ये चीज अगर आपको समझ आ गई तो ठीक है। जो आपका अजीमुथल क्वांटम नंबर है, अगर आपको उसको पता करना है, तो यहाँ पे आपका एन जो होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उससे आप 1 माइनस कर दोगे ना, तो आपको यहाँ पे शेल नंबर मिल जाएगा। सीधी सीधी बात है, या फिर आपको अजीमुथल क्वांटम नंबर मिल जाएगा। सीधे सीधे मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको जैसे कि एन की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 माइनस 1 आपका 1 आएगा, और 1 कौन सा है आपका पी, यानी कि पी सबशेल आपका यहाँ पे है। तो इन ऐसे तरीके से ना आपको ये फॉर्मूला अगर आप चाहो तो आप याद कर सकते हो, वरना आपको ये चीज याद रखनी है कि आपका जो शेल है वो आपका कौन बताता है, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अजीमुथल क्या बताता है आपको, सबशेल बताता है। और आपका अगर मान लो कि आपका एम सबशेल है, अगर आपका एम शेल है तो उसके अंदर कितने सबशेल होंगे, एम आपका तीसरे नंबर का शेल है तो वहां पे 3 ही सबशेल होंगे। अगर आपका एल है यानी कि आपका दूसरा शेल है, तो उसके अंदर 2 ही सबशेल होंगे। ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये चीज है ना, अब आपको आगे जाके लिंक होंगी जब मैं आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर समझाऊंगा। तो अभी आपको इन सब चीजों को नोट डाउन करना है या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब फाइनली हम आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है वहां पे हम पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने प्रिंसिपल और अजीमुथल दोनों को पढ़ा था। उनमें आपको समझ आ गया होगा कि आपका शेल किसको डिनोट करता है, आपका जो KLMN है वो आपके डिनोट करते हैं आपके शेल को, और आपके प्रिंसिपल को हम एन से डिनोट करते हैं। आपका अजीमुथल क्या बताता है हमें, आपका सबशेल के बारे में। तो मैग्नेटिक आपका क्या बताएगा, मैंने क्या कहा था, शेल, सबशेल, फिर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे ये आपका ऑर्बिटल को प्रेजेंट करेगा या फिर आपका रिप्रेजेंट करेगा, उसे दर्शाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इट रिप्रेजेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इनसाइड अ सबशेल, यानी कि एक शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं वो आपको पता चलेगा। तो वो आपको पता चलेगा। अब जैसे कि आपका एस, पी, डी और एफ है, अब आपका ये सबशेल है, इनके ही अंदर आपके ऑर्बिटल्स हैं, ये आपको पता चल गया। तो हम इनको हम कैसे बताएंगे कि आपका एस में आपके कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, ये तो मैंने लिख रखा है यहाँ पे। लेकिन अगर आपको पता करना है एक्चुअल में कि इसके अंदर आपके कितने ऑर्बिटल होंगे आपके डी सबशेल में या फिर आपके एफ सबशेल में, तो यहाँ पे मैं इनको एक बार अगर इरेज भी कर दूं ना, यहाँ पे मैं अगर इनको एक बार इरेज भी कर दूं नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिख रहा है 2l+1। 2l+1 आपका क्या है, यहाँ पे l आपका अजीमुथल क्वांटम नंबर है। और याद रखना मैंने आपके लिए जो इनका नंबर बताया था कि जो आपका एस सबशेल है उसका नंबर क्या है, 0 है। आपका पी का मैंने क्या बताया था, 1, आपका डी का 2 और एफ का 3। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है, इसका 0 है वैल्यू, इसकी 1 है, इसकी 2 है और इसकी 3 है। ये मैंने आपको जस्ट पढ़ाया भाई, जस्ट लिंक करो उन सारी चीजों को, चाहे आप प्रिंसिपल को मत करो, लेकिन अजीमुथल और मैग्नेटिक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो आपको जो मैंने आपको एस की वैल्यू बताई थी ना इससे पहले, कि जो आपका एस सबशेल है उसकी क्या वैल्यू है, उसकी वैल्यू 0 थी वहां पे। तो अगर आप 2 × 0+1 कितना आएगा आंसर, खुद आप लगा लो यहाँ पे, आपका इसका आंसर 1 आएगा। तो आपका यहाँ पे 1 आ गया। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, यहाँ पे 1 होंगे, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। अब यहाँ पे सेम अगर L की वैल्यू हमें 1 रखी, यानी कि हमें P सबशेल का पता करना है। P सबशेल का अगर हम पता करेंगे तो हम यहाँ पे P की वैल्यू 1 है, तो 2 × 1+1 आपका यहाँ पे 3 आएगा। और ऐसे ही अगर आपको आपका D सबशेल का पता करना है तो L की वैल्यू 2 रखो, 2 × 2+1, 2 2 4 + 1 5। ऐसे ही आपका जो आपका F है उसकी भी आपकी वैल्यू 7 आएगी। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज देखो 1 3 5 7, ये सारे आपके ऑड नंबर है, समझ गए, ये सारे आपके ऑड नंबर है। तो ऐसे याद रख लो, या तो फिर फॉर्मूले की हेल्प से आप याद रखो। अब जो आपके ये आपको दिख रहे हैं ऑर्बिटल, बेसिकली आपकी बॉक्स की फॉर्म में होता है, मतलब आप इन्हें एक टाइप से आप इन्हें रूम समझो। इसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है, जैसे कि आपका ये आपका एक आपका ऑर्बिटल है ना, तो एक ऑर्बिटल में आपके 2 ही इलेक्ट्रॉन आता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। इस चीज को आप ढंग से सुन लो। जैसे कि आपका एक इलेक्ट्रॉन आपका ये रहा, दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका ये रहा। अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने आपका एरो क्यों दिखा रखा है, ये आपका एरो क्यों दिखा रखा है पता है आपको, ये आपको स्पिन क्वांटम नंबर में पता चलेगा। अब यहाँ पे फिलिंग कैसे होती है इलेक्ट्रॉन की वो भी आपको आगे पता चलेगा, उसकी टेंशन आप मत लो। लेकिन यहाँ पे मैंने जो -1 0 +1 दे रखे है ना, ये आपका ऐसा है कि यहाँ पे जो आपका सेंटर में जो आपका ये है आपका ऑर्बिटल है, इसकी वैल्यू 0 होती है।
जब आपका +1 है ये आपका इसकी वैल्यू पॉजिटिव में होती है और इसकी नेगेटिव में होती है। सेम आपका यहाँ पे जो इसकी है आपका डी सबशेल -2 -1 0 +1 +2। अब ये जिन्होंने थ्योरी दी है ये उन्होंने कहा है, बट आपको इन पे नहीं ध्यान रखना, इन पे मत रखो ज्यादा ध्यान, ये तो आपका फालतू का आपका जो आपका माइंड में ना इतनी सारी चीजें आपका भर देगा। बस आपको याद रखना है कि अगर आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालना है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो 2l+1 का फॉर्मूला, एल आपका क्या है यहाँ पे आपका अजीमुथल क्वांटम नंबर है, और आपको अजीमुथल क्वांटम नंबर में जो sp/df है उनकी वैल्यू आपको पता होगी 0 1 2 3, तो आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकाल दोगे। अब जाके हमें जो फाइनली है, अगर मैं बताऊं यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आपकी इस टाइप से होती है, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, जब ये तीनों भर जाते हैं ना, जो आपके तीनों ऑर्बिटल है, और ये आपका स्पिन को दर्शा रहा है, ये आपका क्लॉकवाइज को दर्शा रहा है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज, या फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज मानो और इसको क्लॉकवाइज। तो आपका जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसमें यही बता रखा है कि आपके किसी ऑर्बिटल में ना आपका अपोजिट स्पिन होना चाहिए, मतलब आपका या तो फिर ऐसा स्पिन होना चाहिए, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, या फिर आपका एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज। ये नहीं कि आपके दोनों क्लॉकवाइज है या फिर दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, ये आपको आपका स्पिन क्वांटम नंबर में पता चलता है, वो मैंने आपको अभी समझा दिया। तो इसके बाद हम इनकी फिलिंग कैसे करते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझे? ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपके लिए फिलिंग इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पे एक बार आप चाहे तो इसको आप नोट डाउन करो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे। अब देखो आपका जो लास्ट क्वांटम नंबर आता है वो है आपका स्पिन क्वांटम नंबर, सबसे ज्यादा इजी आपका यही है क्योंकि इसमें आपका ज्यादा कुछ नहीं है। ये आपका क्या दर्शाता है, इट रिप्रेजेंट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, यानी कि किसी ऑर्बिटल में आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे स्पिन कर रहा है, या वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज समझते हो ना, कोई घड़ी है, अगर वो आपका ऐसे में आपका घूम रही है तो वो आपका क्लॉकवाइज है, और अगर वो उल्टे में घूम रही है तो वो आपका एंटी क्लॉकवाइज है। इतना आपको पता होगा, ये बेसिक है आपका। तो यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है, ईच ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर आपके 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, चाहे वो आपका s हो, चाहे वो आपका p हो, चाहे वो आपका d हो। तो उन किसी भी ऑर्बिटल के अंदर ना आपके क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ ही नहीं सकते हैं, ये एक रूल है आपका। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आगे, इट मस्ट बी ऑफ अपोजिट स्पिन, यानी कि आपका किसी भी आपका ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना उनका आपका अपोजिट स्पिन होना चाहिए। अपोजिट स्पिन मतलब एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दोनों क्लॉकवाइज है दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे में तो आपका एटम अनस्टेबल होगा बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ आ गई। अब इसके बाद हम आगे आपका वो प्रिंसिपल पढ़ेंगे, वहां पे आप जो मैंने आपको इससे पहले आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में जो बॉक्स दिखाई देना वो आप समझोगे। जो आपका sp/df है एक्चुअल में मेन तो वही है, sp/df जो आपने आपका अजीमुथल क्वांटम नंबर में पढ़ा वो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप आगे समझोगे कि वो साथ में कैसे काम कर रहे हैं। अभी तो आपको ये लग रहा हुआ है कि यार अजीमुथल पढ़ा दिया, आपका मैग्नेटिक पढ़ा दिया, पर ये एक्चुअल में पढ़ क्यों रहे हैं हम? देखो ये आपका फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका अजीमुथल और आपका मैग्नेटिक। मैग्नेटिक में आपने क्या पढ़ा था, ऐसे बॉक्सेस वगैरह थे आपके 2 3 4 ऐसे बॉक्सेस थे, तो इन्हीं बॉक्सेस में आपके या फिर इन्हीं जो आपके ऑर्बिटल्स है इनमें आपके इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। और याद रखना कि किसी भी आपका ऑर्बिटल में आपका अपोजिट स्पिन के सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही मौजूद हो सकते हैं, यानी कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और वो आपका एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, या फिर आपके दोनों सेम नहीं होने चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम आपका अफबो प्रिंसिपल पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम थोड़ा हंस रूल पढ़ेंगे, और इन दोनों से ही ना आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आप सारी ही कर पाओगे, सारी मतलब आप 30 तक तो आप कर लोगे आराम से, और 30 तक ही आपके सिलेबस में पूछ रखी है। तो आप चाहे तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि आपके जो प्रिंसिपल है, अफबो प्रिंसिपल हो गया, हंस रूल हो गया, पॉलिस का प्रिंसिपल हो गया, उन्हें पढ़ाने से पहले मैं सारी चीजों को समर अप करना चाहूंगा, यानी कि समराइज करना चाहूंगा आपको दोबारा, कि आपका प्रिंसिपल, अजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन, ये तीनों का रिलेशन क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि ये आपका कोई आपका आपका एटम है, मान के चलो आपका एटम है, या फिर ये आपका न्यूक्लियस है, ऐसे मानो। अब न्यूक्लियस के आसपास आपके ये डिफरेंट आपके ऑर्बिट्स होंगे। अब यहाँ पे क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, मैंने आपसे क्या कहा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में है। तो ये आपका KLMN शेल था, मान के चलो KLM, और यहाँ पे आपका एक N शेल हो गया। अब अजीमुथल क्या बताता था कि कौन से शेल के कौन से सब शेल में है, यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल का था उसका काम क्या था, सिर्फ शेल का बताना। और जो हमें अजीमुथल है वो हमें कब पता चला, जब हमें प्रिंसिपल पता था, जब हमें प्रिंसिपल पता था तभी हमें अजीमुथल क्वांटम नंबर का पता चल सका। वो कैसे, कि जितना आपका अजीमुथल का जो सबशेल नंबर होगा ना वो उतना ही होगा जितना आपका शेल नंबर होगा,
यानी कि अगर आपका K है, जैसे कि आपका 1 है शेल नंबर, तो आपका सब शेल भी आपका 1 ही होगा। तो यहाँ पे आपका जो सब शेल 1 है, तो यानी कि आपका कौन सा है, आपका S आएगा, वहां पे S ऑर्बिटल आएगा। तो यहाँ पे आपका पहला कौन सा है, S आया। अगर आपका यहाँ पे सब शेल नंबर 2 होता, यानी कि अगर आपका शेल नंबर 2 है तो सब शेल नंबर भी आपका 2 होगा। तो 2 में कौन सा आता है, याद करो, आपका 0 में आपका S आता है, 1 में आपका S और P आता है, 2 में आपका SPD और आपका 3 में SPDF। वैसे ही आपका जब सब शेल नंबर 2 होगा, यानी कि आपका L वाला होगा शेल, तो उसमें सब शेल कितने होंगे, उसमें सब शेल जो होंगे वो आपके कौन से होंगे, S और P। यहाँ पे आपके कौन से होंगे, S और P। और इनको हम कैसे लिखते हैं वो भी आपको बताऊंगा मैं। अब आपका यहाँ पे अजीमुथल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग जो आपका तीसरा शेल है उसमें आपके 3 ही सब शेल होंगे, और वो 3 सब शेल कौन से होंगे, S, P और D। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ S, P और D। यहाँ पे इस L को मैं हटा दूं, नहीं तो एक कंबाइन लगेगा इसके साथ, SPD। और सेम वैसा ही लास्ट वाला अगर कोई शेल है उसके अंदर उतने ही सब शेल है, तो यहाँ पे क्या होगा, S, P, D और F। ये तो आपको समझ आ गया। और जो ये सब शेल है SPDF, इनका शेल नंबर क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, S का 0, P का 1, D का 2 और F का 3। अब ये तो हमने लिख लिया कि ये SPDF होते हैं आपके सब शेल में, कैसे कैसे होते हैं ये आपको समझ आ गया। अब इनको हम नंबरिंग कैसे करते हैं, इनको नंबरिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो S जो आपका एक आपका सिंगल रूम है, ये आपका S है। P में क्या होता है, आपके 3 होते हैं। ये आपको कैसे पता चला कितने ऑर्बिटल होते हैं, ये आपको पता चला आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। आपको समझ आ रहा है जो मैं आपको कह रहा था तब से, कि आपका अजीमुथल आपको तब पता चलेगा जब आपको प्रिंसिपल पता होगा, और जब प्रिंसिपल पता होगा तो अजीमुथल पता चल जाएगा, अजीमुथल से आपका मैग्नेटिक पता चल जाएगा। अब वो कैसे पता चला, 2l+1 का फॉर्मूला याद होगा ना, अभी इतने जल्दी तो भूले नहीं, इतने बेवकूफ थोड़े ना हो। 2l+1 का क्या फॉर्मूला था, कि आपको यहाँ पे L की वैल्यू पुट करनी है, तब जाके आपको पता चल जाएगा कि आप किस सब शेल में आपके कितने ऑर्बिटल्स है, ये आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे आपका L की वैल्यू हम लेते हैं 2, 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना होगा आपका, यार 5 होगा यार, इतना तो आसान है, बेसिक सही है। अब आपका जो L की वैल्यू है वो 2 किस में होती है, S, P और D में, D में होती है आपकी। तो D में आपके 5 सब शेल है। मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे 5 है, यानी कि ये आपका D होगा। जो आपको मैंने इससे पहले बताया था ना, आपका अजीमुथल में मैंने क्या बताया था, जो SPDF है उनका शेल वैल्यू कितनी है, ये आपका मैंने बताया था उनकी शेल वैल्यू, फिर उनका नंबर था वो कितना था, S का 0, आपका P का 1, D का 2 और आपका F का 3। तो यहाँ पे जब मैंने जैसे ही यहाँ पे 2 लिखा, तो यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए था कि ये आपका D सब शेल की बात कर रहा हूँ, और D सब शेल में आपके कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 5। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, अगर मैं यहाँ पे ना आपका L की जगह यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे 1 कर दूं, तो 1 किसका होता है, आपका P का। S का 0 होता है, P का 1 होता है, ये आप यहाँ ध्यान रखना। +1, 2 1 2 +1 3 = 3, यानी कि ये आपका जो होगा ये आपका सेकंड सब शेल है, यानी कि ये आपका P वाला सब शेल है, और इस P वाले सब शेल में आपके 3 ऑर्बिटल है। अब आपके 3 ऑर्बिटल कैसे हैं, P वाले ऑर्बिटल में यहाँ पे दिखाता हूं मैं। ये आपके ऑर्बिटल को ना आप एक रूम समझो यार, रूम, इतना आसान है रूम समझना। SPD का ऐसे ही आपके 5 होंगे, और F का ऐसे ही आपके 7 बॉक्सेस बनेंगे। तो ये आपको समझ आ गया। अब जैसे कि आपका यहाँ पे है, आपका पहले जो आपका पहला आपका शेल है, इसमें आपका जो आपका सब शेल है ना 1, तो ये आपका पहला है, तो इसके लिए आपका 1 आएगा। अब हम आपको पता है कि आपके एक जो आपका ये रूम है या फिर आपके ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऐसे आएगा आपका, एक आपका ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे 1s2, 1s2 मतलब S में आपके मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरा S है, यानी कि ये दूसरे उसमें है, दूसरे उसमें से मेरे कहने का मतलब है ये आपका दूसरे शेल में आपका ये सब शेल है S, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2s2। आपका 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दूसरे में है, और S की पावर 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ही आ सकते हैं। वैसे यहाँ पे P है, P में आपके कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पे आपका 1p6 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये दूसरे शेल में है, तो हम इसको डायरेक्ट 2p6 लिखेंगे। यहाँ पे आप इसे लिखोगे 2p6। अभी बहुत कंजेस्टेड लग रहा है इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा। वैसे आपका S जो तीसरे में है, इसको हम 3s2 लिखेंगे। हम S में आपका 2 की पावर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। P में हम 6 लिखेंगे, क्योंकि 6 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब आप कितना डालना चाह रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है, पर मैक्सिमम 6 आएगा। ऐसे ही आपका P का आपको समझ आ गया। अब D का क्या है, D में आपके 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि D का क्या होता है आपका, ऐसे होता है ना 5 बॉक्सेस बनते हैं, तो हर बॉक्स में अगर आपका
मान लो दो दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो 2 × 5 आपका 10 होगा, तो यहाँ पर डी की जो पावर होगी वो 10 होगा। यहाँ से कि आपका आपका तीसरे शेल में आपका जो सब शेल आया है ना डी, इसकी पावर क्या होगी आपकी 10 होगी, यानी कि ये होगा 3d10। इसको अभी मैं लिख के बता रहा हूँ, जैसे कि आपका 1s2 2s2 2p6 3s2, यहाँ पे आपको थोड़ा राइटिंग का कोई नहीं एडजस्ट कर लेना, 3s2 आपका 3p6 आपका 4s2 और आपका 3d10। अब आप मुझसे एक चीज कहोगे कि यहाँ पे जो आपका 4s2 है वो पहले क्यों है, यहाँ पे तो पहले 3d10 आना चाहिए था, लेकिन ये आपका रूल के अकॉर्डिंग है, ये से आप आगे समझोगे अभी। तो यहाँ पे इस चीज को आप याद रख लो कि जो आपका ये आपका सीक्वेंस है ना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो ये एनर्जी है ना ये फिल होगी। अब ये आपको समझ आ गया, अब आपका प्रिंसिपल समझ आ गया, मैग्नेटिक समझ आ गया, अजीमुथल समझ आ गया, स्पिन का यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है। अब इतना बेसिक मैंने समझा दिया है, अब यार इसी बात पे एक लाइक ठोक दो वीडियो पे, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं हो तो। यहाँ पे आप इसको आपने समझ लिया, तो यही आपका अफबाउ प्रिंसिपल था। कि आपका अफबाउ प्रिंसिपल क्या था कि आपका जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। यहाँ पे मैंने अगर नोट्स अपने देखूं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ईच सबशेल, जो आपके हर सबशेल है ना, जो आपके सबशेल आपको दिख रहा है 1s2 2s2, इनमें जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे ना वो एनर्जी जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग आपके इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। वही सारा मैं अभी आपको डेफिनेशन में लिखाऊंगा, तो उसकी टेंशन मत लो। मैग्नेटिक में क्या है, सीधी सी बात ये थी कि मैग्नेटिक में आपका क्या था कि कोई भी अगर शेल है उसके अंदर कोई ऑर्बिटल है ना, तो वहां पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और वो दोनों अपोजिट स्पिन के होने चाहिए, यानी कि एक आपका अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है दूसरा आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। अब ये आपका क्लियर हो गया। अब बताओ इसमें क्या समझ नहीं आया है, कमेंट में बताना मुझे क्या समझ नहीं आया। तो यहाँ पे आप क्या है, इसको हम इसका इरेज करते हैं। अब हम इसके बाद आपका अफबाउ प्रिंसिपल, हंस रूल, और आपको ज्यादा लंबा नहीं करूंगा वीडियो को मैं, फिर आपको यहाँ पे जल्दी से डिस्कस करते हैं। तो आप चाहे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे जल्दी से अफबाउ प्रिंसिपल को समझ लेते हैं। तो अफबाउ प्रिंसिपल आपका क्या कहता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिल होते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते क्रम की तरह आप उन्हें फिल करते हो ऑफ एनर्जी, यानी कि उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग आप उन्हें बढ़ते क्रम में उनको फिल करते हो इलेक्ट्रॉन्स को ऑफ ईच सबशेल, यानी कि हर सबशेल में ये चीज लागू होती है कि जब आपके इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे ना वो एनर्जी लेवल के हिसाब से फिल होंगे, कि मतलब जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी ना उसके अकॉर्डिंग वो फिल होंगे। तो यहाँ पे आप एग्जांपल ले लो, मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था ना, फिर से आपको समझाता हूँ। यहाँ पे क्या है आपका 1s2 2s2 2p6, यहाँ पे मैं कॉमा पे लगा रहा हूँ, तो अगर आपको ढंग से ना दिखे तो एक बार आप जो मैं कह रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करना। 1s2 2s2 2p6 3s2 आपका 3p6 आपका यहाँ पे 4s2 और आपका 3d10। देखो f की हमें यहाँ पे जरूरत तो नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो कि आपका ये जो s पे 2 लिखा हुआ है, यानी कि इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहाँ पे आपका s में 2 लिखा हुआ है, 2 ही इलेक्ट्रॉन, p में 6 लिखा हुआ है तो 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। वो कैसे आएंगे आपको अभी फिर से समझा देता हूँ यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं समझाने में। अब देखो जैसे कि आपका यहाँ पे 6 है ना, तो ये 6 यहाँ पे कैसे आ रहा है इसको जरा हम फाइंड कर लेते हैं कि यहाँ पे 2 की पावर 6 ही क्यों है, मतलब p में आपके 6 इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे हैं, कम क्यों नहीं जा रहे, ज्यादा क्यों नहीं जा रहे। तो यहाँ पे हम देखते हैं। अब देखो आपका अजीमुथल क्वांटम नंबर जो आपका था वहां पे p जो था वहां पे आपको पता होगा ना, s p d और f। वहां पे मैंने क्या कहा था, जो आपका s है उसकी जो शेल वैल्यू है वो 0 है, p की 1 है, d की 2 है और f की 3 है। तो अभी हम p का देखते हैं एक बार। तो जो आपका ये p है, p की वैल्यू कितनी है वहां पे आपका s p यानी कि 0 1, इसकी वैल्यू 1 है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था उसकी फॉर्मूला क्या था, 2l+1। 2l+1 यानी कि आपका यहाँ पे जो p है यानी कि आपका जो यहाँ पे l की वैल्यू है वो 1 है। यहाँ पे l लिख देता हूं मैं कि आपकी ये आपकी जो आपकी अजीमुथल की वैल्यू थी ना वो 1 थी। तो यहाँ पे अगर हम इसे पुट करें 2 1 + 2 + 1 3, तो यहाँ पे आपके टोटल 3 ऑर्बिटल्स हैं। अब आपको ये तो पता होगा कि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो 3 है तो 2 से भाग कर दो यार, मतलब मल्टीप्लाई कर दो तो 6 आ जाएगा आंसर। तो 6 इसीलिए आया। अब यहाँ पे डी में कोई पूछेगा मुझसे कि 10 क्यों आया, इतना बेसिक सवाल कोई पूछता है मुझसे यार, डी में 10 क्यों है। तो एस पी डी, डी की जो वैल्यू है वो कितनी है, डी की शेल वैल्यू कितनी है आपके अजीमुथल क्वांटम नंबर में, वो है आपकी, मान के चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले कि डी की वैल्यू आपकी है वो आपकी 2 है। तो यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे 2 रखूंगा, 2 2 = 4 + 1 5, तो यहाँ पे क्या होगा
2 बॉक्सेस और ऐड कर दूंगा मैं। अब यहाँ पे आपको पता है कि 5 आपके ऑर्बिटल्स हैं, बॉक्सेस कहो या ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 5 में कितने होंगे? ऑब्वियसली बात है 10 होंगे यार, इसीलिए 3D10 लिखा हुआ है। अब यार इतना बेसिक समझा रहा हूँ, प्लीज यार इससे ज्यादा बेसिक में मैं समझा ही नहीं सकता यार। मैं खुद कई बार पता कंफ्यूज हो रहा हूँ तो मैं समझाने के चक्कर में, इतना डिफिकल्ट है ना इसको पढ़ाना। और मैं सच बता रहा हूँ, मैंने अपनी जो 12th थी वो बायो से करी थी। जब मैं पॉली में आया था उससे पहले मैंने अपनी 12th बायो से करी थी। उस टाइम इतना मुश्किल नहीं लग रहा था समझना, जिस टाइम तुम्हें ना अभी समझाना मुश्किल है। उस टाइम हमारे टीचर ने समझाया नहीं कुछ। पॉलिटेक्निक में आए वहां भी टीचर ने ऐसे ही करा भाई, हम जब तक गए तब तक उन्होंने ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें पूरा समझा रहा हूँ, मेरा पूरा सपोर्ट तुम्हें। और मेरा था कि इसी वीडियो में सारा पार्ट कवर करूँ, बट नहीं हो पाएगा यार, तो प्लीज आप थोड़ा मैनेज कर लेना। अब यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है ना, इसके अकॉर्डिंग ही आपका जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो हम सीखेंगे। जैसे कि आपका मान लो आपका हीलियम है, तो हीलियम के लिए ना आपका हाइड्रोजन हीलियम मतलब उसका एटॉमिक नंबर 2 है। तो हमें यहाँ तक पहुंचना ही नहीं पड़ेगा 3D10 तक। ये आपका 3D10 पता किसके लिए? आपका जो 30 एलिमेंट है ना कि पीरियडिक टेबल में 30 एलिमेंट जो है वहां तक के लिए है। और आपको 30 तक ही समझने हैं तो मैं आपको 30 तक ही समझाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे आपका हीलियम का है, हीलियम आपका 2 है ना उसका एटॉमिक नंबर, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का हम पता करते हैं। तो यहाँ पे देखो उसका क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। आपका 2s2 तक भी नहीं गए हम, क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम का आपका 2 है ना एटॉमिक नंबर, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सीधी बात है। तो आपका 1s2 यानी कि आपके पहले ऑर्बिटल में आपके दोनों इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अब ऐसे ही अगर आप किसी का एग्जांपल दो, मान लो सोडियम, सोडियम का हम चलते हैं। तो सोडियम यहाँ पे अगर मैं लिख दूं, सोडियम क्या है Na, उसका आपका एटॉमिक नंबर कितना है 11। यहाँ पे अगर हम 11 की तरफ चलें तो 2 हो गए, अब कितने बचे 9। अब हम जाएंगे 2s2 और 2p6 पे, 2s2 पे हम जाएंगे। अब तो यहाँ पे भी सेम वही चीज है कि आपको यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए 4। अब 2p6 पे हम जाते हैं। अब हमारे पास कितने बचे हुए हैं? आपके 11 में से 4 हटाओ, अब हमारे कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच चुके हैं? तो देखो हमारे 11 से टोटल इलेक्ट्रॉन अब हमारे यहाँ पे 4 जा चुके हैं। तो हमारे पास कितने बचे? हमारे पास 7 बचे। अब फिलिंग कैसे होती है, फिलिंग के बारे में आपको थोड़ा समझा देता हूँ मैं। वैसे ये हंट्स रूल में था, लेकिन फिर भी मैं आपको साथ में सारी चीजें समझा रहा हूँ। जैसे कि आपका ये 3 ऑर्बिटल है ना, तो ऐसे नहीं कि पहले आप यहाँ पे भर रहे हो, पहले आप एक ऑर्बिटल को पूरा फिल कर रहे हो फिर आप औरों को कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। ये चीज आप ध्यान रखो। जो आपके ऑर्बिटल्स है ना, जैसे कि आपके ये 3 ऑर्बिटल यहाँ पे है, तो पहले आपको एक एक इलेक्ट्रॉन सब में फिल करना है। यहाँ पे तो ऐसा था कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आने ही आने थे, तो यहाँ पे एस में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पी, डी और एफ में थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे मान लो अगर आपको 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने तो कैसे करोगे? एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे कर दिया, 2 यहाँ पे, तो ऐसे में तो आपको ये ऑर्बिटल छूट जाएगा ना। तो आपको आपका ये एटम एकदम स्टेबल ही कैसे रह पाएगा मेरे भाई? अगर ऐसा कर दोगे तो आपका पूरा जो आपका एटम है ना, वो एक तरीके से अनस्टेबल हो जाएगा, रिएक्शन ही खराब कर देगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, अगर हमारे पास मान लो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है और हमें इस 3 वाले ऑर्बिटल में भरना है, तो हम कैसे भरेंगे? पहले हम इस ऑर्बिटल को 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, फिर इस ऑर्बिटल को देंगे, फिर इस ऑर्बिटल को देंगे। अब एक बचा है ना हमारे पास, अब एक बचा तो हम वो एक इसको देंगे जो पहला वाला है। अब अगर एक और आता है तो हम इसको देंगे दूसरे वाले को। अब अगर एक और आता है तो हम इस तीसरे वाले को देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑर्बिटल पे जंप करेंगे या फिर हम नेक्स्ट सबशेल पे आप जंप करेंगे। तो यहाँ पे कितना है मान के चलो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2, 4, 6, 8, 10। अभी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो 2p6 हो गया। अब हमारा आता है 3s2। 3s2 में हमारा ना सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ऐसे आपको लिखना है। आप समझे कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा था? ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पूरा। अगर आपसे पेपर में पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो सोडियम का, तो आपको ध्यान रखना है। पहले तो ये आपको ये हो सके तो ध्यान रख लो कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, आपका 4s2 और 3d10। थोड़ा यहाँ पे दिक्कत है कि आपका जो 4s2 है वो 3d10 से पहले आता है। बट इलेक्ट्रॉन फिलिंग आपको ना याद रखनी, इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे करनी है। अब मान लो आपका 6 यानी कि 6 नंबर का आपका कार्बन आता है। अब ये भी पता होना चाहिए कि कार्बन कौन से नंबर पर आता है। आपके पीरियोडिक टेबल में आपका एटम कौन से नंबर पर आता है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि कार्बन है तो कार्बन का आपको पता है 6 है, तो यहाँ पे 6 तक मेरे को लगता है कि आपका 3s तक तो जाएगा नहीं। यहाँ पे मैं सोडियम को इरेज कर देता हूँ पहले। तो यहाँ पे आपका 6 है यानी कि कार्बन है, कार्बन में लिख देता हूँ यहाँ पे कार्बन है। अब आपका ऐसे यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन का अगर मैं बताऊं तो 1s2, 2s2, 2p6 यानी कि आपका यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1s2, 2s2। अब इनको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग गलत हो जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए?
दो और दो चार, अब हमारे पास सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। अब दो इलेक्ट्रॉन मैंने कैसे कहा था फिल करने को, पहले हम इसको देंगे फिर हम इसको देंगे, तो आपका हो जाएगा ये 2p, आपका 2p2 हो जाएगा ये आपका। यहाँ पे देखो ये आपका कितना होगा, ये आपका 2p2 होगा। 2p3 होता तो यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन, 2p4 होता तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, 2p5 होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, और 2p6 होता तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको एटलीस्ट 30 तक याद होनी चाहिए, जितने भी एटम्स है ना आपको 30 तक याद होने चाहिए। देखो यहाँ पे आपके दो एक्सेप्शन आते हैं, पहला आता है आपका क्रोमियम और दूसरा आपका आता है कॉपर। एक आपका 24 नंबर का एटम है और दूसरा आपका 29 नंबर का एटम है। मेरे को लगता नहीं यहाँ तक कोई स्टूडेंट देखेगा भी, तो चलो ठीक है, आपको अफबाउ प्रिंसिपल यानी कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना आ गई। मैंने आपको इसी के साथ हंस रूल पढ़ा दिया था। हंस रूल कैसे समझाया मैंने, हंस रूल यही है कि आपको पहले एक इलेक्ट्रॉन को फिल करना है एक आपके ऑर्बिटल में, फिर दूसरे ऑर्बिटल में फिल करना है, फिर तीसरे में। ये नहीं कि आप पहले ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो। तो ये आपका हंस रूल था। इसके बाद पॉलीज का प्रिंसिपल क्या आता है, मैं आपको थ्योरी से समझा रहा हूँ सारा। पॉली का प्रिंसिपल ये कहता है, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि आपका कोई भी अगर एक एटम है ना, उसके अंदर अगर आपके कोई भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, तो उनकी जो चारों क्वांटम नंबर्स होते हैं ना, उनमें से एक ना एक ऐसा जरूर होगा जो डिफरेंट होगा। मानो कि जैसे कि आपका ये आपका ऑर्बिटल है ना, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, तो जो हमारा पॉलिश का प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जो ये आपके दो इलेक्ट्रॉन है ना, इनके बीच कुछ ना कुछ आपका डिफरेंस होगा। चाहे वो आपके जो चार क्वांटम नंबर्स होते हैं ना, उनमें से एक का डिफरेंस जरूर होगा, चाहे फिर वो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो, अजीमुथल हो, आपका मैग्नेटिक हो। और अगर तीनों सेम है, प्रिंसिपल, अजीमुथल और मैग्नेटिक, तो यहाँ पे स्पिन तो डिफरेंट है, तो आपका एक ना एक डिफरेंट यहाँ पे होगा। यही मैंने सारा आपके थ्योरी में लिखा हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन द सेम एटम, यानी किसी सेम एटम के अंदर या फिर ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके पास सेम सारी वैल्यूज होंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनके पास एक न एक डिफरेंट वैल्यू जरूर होगी। आपका कुछ नहीं होगा डिफरेंट, तो उनका स्पिन तो डिफरेंट होगा। और ये आपको पता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर आपके सेम स्पिन के नहीं रह सकते, वहां पर डिफरेंट स्पिन होने चाहिए। तो ये आपका क्लियर हो गया। यहाँ पे हंस रूल आपका फिलिंग वाला मैंने बता दिया आपको। थोड़ा क्रोमियम और आपका कॉपर का एक्सेप्शन है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कराऊंगा। और इसके बाद हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल भी है, तो उसको आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कराऊंगा। तो यार अभी तक जिसने लेक्चर देखा है, प्लीज अपना रिस्पॉन्स देना, कमेंट सेक्शन खुला है, प्लीज मुझे बताओ कि मैंने ये लेक्चर आपको कैसे पढ़ाया है। मतलब अच्छा लगा, बेस्ट लगा, एवरेज लगा, घटिया लगा, जो भी आपका रिस्पॉन्स होगा मैं बुरा नहीं मानूंगा, मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। और वैसे भी मैं ये आपको 4 साल बाद मैंने खुद पढ़ा है इसको, 5 साल बाद मान के चलो, क्योंकि 11th 12th और आपके पॉली के 3 साल, 5 साल बाद मैं तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूँ, तुम्हारे लिए कंटेंट बना रहा हूँ। तो प्लीज रिस्पॉन्स देना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा वीडियो। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में।